नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त भयंकर तनाव चरम पर है। यूरोप मंदी की गहरी खाई के अंदर गिरता जा रहा है और चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह से वेंटिलेटर पर सांस लेने लग गई है। पूरी दुनिया के अंदर भारी उथल पुथल मची हुई है। ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुकी है और बड़े बड़े विकसित देशों के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त जब दुनिया के तमाम सुपर पावर्स घुटनों पर आ रहे हैं और अपनी आर्थिक महाशक्तियां अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, तब भारत ने एक ऐसा आर्थिक धमाका किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर के बीजिंग तक खलबली मचा दी है। दोस्तों, ग्लोबल मंदी के इस भयंकर तूफान के बीच में इंडिया की इकोनॉमी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए ऐतिहासिक रियल जीडीपी ग्रोथ हासिल कर ली है। सवाल यह है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पूरी दुनिया डूब रही है और हमारा देश रॉकेट की स्पीड से आसमान छू रहा है। कैसे भारत ने एक ही झटके में सारी विदेशी रेटिंग एजेंसियों के अनुमानों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया के इस आर्थिक भूचाल में भारत इतनी तेजी से मालामाल कैसे हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इन तमाम चीजों को खंगालने वाले हैं, लिहाजा मेरे साथ आप बने रहिएगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपका दिन बनाने वाली है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के जो ताजा सरकारी आंकड़े सामने आए हैं वो सिर्फ कागजी नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमी के मंच पर भारत की दहाड़ है। जिन विदेशी अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की थी कि वैश्विक संकट के कारण इंडिया की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, आज वो खुद अपने आंकड़े सुधारने को मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों, इसी साल फरवरी के अंदर ये अनुमान लगाया गया था कि हमारी विकास दर 7.6% तक की रहने वाली है, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट कार्ड सामने आया है तो असली आंकड़ा 7.7% निकल करके आया है। जरा सोचिए दोस्तों, पिछले ही साल यानी कि 2024-25 में हमारी ग्रोथ 7.1% पर थी। उस वक्त भी दुनिया के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन हमने अपनी रफ्तार को कम नहीं होने दिया। और आज जब दुनिया के सबसे मुश्किल दौर में ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो रहा है, तब हम अपनी पिछली शानदार ग्रोथ से भी कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अब जरा इस महाकाय ग्रोथ के अंदर चलते हैं और इसे बारीकी से डिकोड करते हैं। तो दोस्तों, साल की आखिरी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च का समय सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 7.8% दर्ज की गई। हालांकि अगर हम इसकी तुलना इसके ठीक पहले वाले तिमाही यानी कि अक्टूबर से दिसंबर से करें तो दोस्तों वो आंकड़ा 8% था। अब कुछ लोग यहां ये तर्क दे रहे हैं कि ये दर तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन असलियत तो ये है कि दुनिया के बड़े बड़े देश आज के वक्त के अंदर 2 से लेकर के 3% की ग्रोथ हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और हम 7.8% के विशाल आंकड़े पर खड़े हुए अपनी आर्थिक ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। दोस्तों, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी इकोनॉमी का बेस अब इतना मजबूत हो चुका है कि छोटे मोटे झटके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो फिर ये 8% से 7.8% का जो हल्का सा डिफरेंस आया है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या रही? इसका सीधा सा जवाब है हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तीसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 12.8% की तूफानी रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन आखिरी तिमाही में ये थोड़ी शांत होकर के 7.3% के ऊपर आ गई। इससे एक उदाहरण से बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि एक कार लगातार हाईवे पर बहुत ही तेज स्पीड से दौड़ रही है। एक समय के बाद उसके इंजन को थोड़ा सामान्य होने के लिए हल्की सी रफ्तार कम करनी पड़ती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिल्कुल यही हुआ है। लेकिन इसमें सबसे शानदार बात यह रही है कि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने थोड़ी सी सांस ली तो देश के दूसरे सेक्टर्स ने तुरंत इसकी कमान अपने मजबूत हाथों के अंदर थाम ली। हमारे देश का सर्विस सेक्टर, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और रियल एस्टेट,
पूरी तरह से सुपरचार्ज मोड के अंदर आ गए हैं। इन सभी सेक्टर्स ने स्थिर और मौजूदा कीमतों में डबल डिजिट यानी कि 10% से भी ज्यादा की जबरदस्त रफ्तार दर्ज की है। आज देश की सड़कों का माहलवा ट्रक बिना रुके दौड़ रहा है, जिसका मतलब यह है कि सामान का प्रोडक्शन और उसकी डिलीवरी लगातार हो रही है। होटलों में बुकिंग्स फुल चल रही हैं, जो टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल के बूम का संकेत है। डिजिटल पेमेंट्स और संचार के संसाधनों का तो ऐसा विस्फोट हुआ है कि पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी को देख करके हैरान है। और यही वो दोस्तों सेक्टर है जो आज इंडियन ग्रोथ स्टोरी के सबसे पावरफुल और नए इंजन बन चुके हैं। अब इकोनॉमी का एक हिस्सा थोड़ा रिलैक्स होता है तो दूसरा हिस्सा दोगुनी रफ्तार से देश को आगे खींचने लगता है। दोस्तों, यही एक संतुलित और अजेय इकोनॉमी की असली पहचान होती है। दोस्तों, जीडीपी की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा बताता हूं जो अर्थव्यवस्था की असली और जमीनी स्थिति को दर्शाता है। इसे कहते हैं जीवीए यानी ग्रोस वैल्यू एडेड। इसे बहुत ही सरल भाषा में अगर हम समझें तो जीडीपी हमें यह बताती है कि बाजार में कुल कितने रुपए का माल बिका, लेकिन जीवीए हमें यह बताता है कि हमारे देश के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और कारखानों ने मिलकर के उस माल को बनाने में असल में कितनी मेहनत की और कितनी असली वैल्यू जोड़ी। और आपको जानकर के बेहद गर्व होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमारा जीवीए ग्रोथ 7.9% के शानदार स्तर के ऊपर रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, चौथी तिमाही के अंदर ये जीवीए ग्रोथ 7.9% पर ही डटा रहा। मतलब दोस्तों, लगातार इस आंकड़े का मजबूत बने रहना कोई तुक्का नहीं है। ये इस बात का खुला ऐलान है कि हमारी फैक्ट्रियों और हमारे खेतों के अंदर दिन रात असली काम हो रहा है। आर्थिक गतिविधियां अपने चरम पर हैं और सिर्फ कागजों पर ही नंबर नहीं बढ़ाए जा रहे, वास्तविकता बिल्कुल सामने है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि आखिर हमारे पास ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक है जो बाकी दुनिया के पास में नहीं है। अमेरिका और ईरान के टकराव से कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर थी, तो फिर भारत पर इसका असर क्यों नहीं हो रहा था? और इसका सबसे बड़ा और अचूक जो जवाब है दोस्तों, वो है हमारी अपनी भारी भरकम घरेलू डिमांड। दोस्तों, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत तगड़ी है। चाइना और यूरोप जैसे कई देश अपना सामान विदेशों में बेचने पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। जब दोस्तों बाहर के मार्केट्स का माहौल खराब होता है तो उनकी फैक्ट्रीज पर ताले लगने लग जाते हैं, लेकिन हमारे देश में 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। दोस्तों, हम जो बनाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हम खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं। स्मार्टफोन से लेकर के गाड़ियों तक, कपड़ों से लेकर के घर के सामान तक हमारे देश के लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इसी डोमेस्टिक कंजम्पशन पावर ने हमें बाहर के झटकों से बचा करके एक अवैध आर्थिक किले के रूप में तब्दील कर दिया है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा भारी इन्वेस्टमेंट इस ग्रोथ का एक और सबसे बड़ा पिलर है। आज देश के कोने कोने के अंदर हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का जाल बिछाया जा रहा है। रेलवे स्टेशंस का पूरी तरह से कायापलट हो रहा है और नए एयरपोर्ट्स दिन रात काम करके चालू किए जा रहे हैं। जब सड़कों का जाल बिछता है तो सिर्फ सीमेंट और स्टील की डिमांड नहीं होती है, बल्कि लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। दोस्तों, जब एक आम आदमी के हाथ में रोजगार से पैसा आता है तो वो बाजार में जाकर के अपनी जरूरत की चीजें खरीदता है। इस खरीदारी से मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है और जब डिमांड बढ़ती है तो फैक्ट्रीज को मजबूरन और ज्यादा माल बनाना पड़ता है। ये एक पूरी की पूरी चेन है जिसने इंडियन इकोनॉमी को एक बड़ा और ना रुकने वाला विकास चक्र सेट कर दिया है। लेकिन रुकिए दोस्तों, विकास के इस तेज भागती एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर सब कुछ सिर्फ सीधा और आसान बिल्कुल नहीं है। कुछ बाहरी चुनौतियां और खतरे भी हैं जिनके बारे में बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारे देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा गार्जियन है, उसने अगले साल के लिए थोड़ा अलर्ट मोड ऑन किया है। आरबीआई ने अगले वित्त वर्ष यानी कि 26-27 के लिए देश की रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.9% से घटा करके 6.6% कर दिया है।
अब आप सोचेंगे कि जब हर सेक्टर डबल डिजिट भाग रहा है, इतनी शानदार परफॉर्मेंस आ रही है, तो आरबीआई ने भविष्य की रफ्तार कम होने की बात क्यों कही? क्या इकोनॉमी में कोई अंदरूनी गड़बड़ चल रही है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमी में कोई गड़बड़ नहीं है। दरअसल आरबीआई कभी भी हवा में तीर नहीं चलाता है। वो दुनिया के बदलते मिजाज और जियोपॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से मॉनिटर करता है। और दोस्तों, इस वक्त दुनिया के समुद्री रास्तों में जो भारी उथल पुथल मची हुई है, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों का जो कोई फिक्स भरोसा नहीं है और पश्चिमी देशों में महंगाई का अलार्म लगातार बज रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं हम पर भी पड़ सकता है। हम दुनिया से पूरी तरह से कट करके किसी अलग ग्रह पर नहीं रहते हैं। दोस्तों, अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर कोई बड़ा आर्थिक ब्लास्ट होता है तो उसकी हल्की सी आंच भी हमारी सीमाओं तक भी पहुंचेगी। लिहाजा आरबीआई ने दूरदर्शिता और समझदारी दिखाते हुए पहले ही एक बेहद सुरक्षित और प्रैक्टिकल अनुमान सामने रख दिया है। लेकिन दोस्तों, इस 6.6% के अनुमान को सुनकर किसी को भी निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, आज के इस भयंकर ग्लोबल क्राइसिस वाले टाइम में जहां बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जीरो से नीचे जा रही हैं, वहां 6.6% की रेट भी किसी भी देश के लिए एक बहुत ही बड़ा और नामुमकिन सा टास्क है। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बड़े विकसित देश इस नंबर को देख करके तरसते हैं और हैरान हो रहे हैं। अगर हम 6.6% की रफ्तार से भी आगे बढ़ते रहे, तब भी हम दुनिया की सबसे तेज भागने वाली बड़ी इकोनॉमीज की लिस्ट में सबसे टॉप पर बैठे रहेंगे। हमारा असली मुकाबला अब बाकी दुनिया से नहीं रह गया है, बल्कि हम खुद के बनाए हुए पिछले रिकॉर्ड्स को ही तोड़ने की होड़ में लगे हुए हैं। दोस्तों, हमारी इस लगातार शानदार परफॉर्मेंस ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड विदेशी कंपनीज के दिमाग के अंदर एक बात बिल्कुल सटीक फिट कर दी है। जो विदेशी निवेशक पहले भारत में अपना पैसा लगाने से पहले घबराते थे, 10 बार सोचते थे, वो आज अपना बैग पैक करके सीधे इंडिया की तरफ भाग रहे हैं। उन्हें ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि आज के वक्त के अंदर अगर उनका पैसा दुनिया में कहीं भी पूरी तरह से सेफ है और सबसे तेज रिटर्न दे सकता है, तो वो इंडिया है। दोस्तों, हमारी इकोनॉमी जिस रफ्तार से दौड़ रही है, उसको देख करके आपको क्या लगता है? जिस तरीके से रुपया गिरने की खबर को लेकर के बहुत ज़्यादा निराशावादी माहौल फैलाया गया, उसको लेकर के और जिस लेवल पे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ आगे बढ़ी है, उसको लेकर के आपको क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। साथ ही बताइए कि हमारे देश को अब कौन से खास काम करने चाहिए। नमस्कार।